हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानस्थली क्लासेस। तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका पेपर 2 है एजुकेशन से रिलेटेड, तो उससे इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या जो भी प्रोविजन है एजुकेशन को लेकर, तो उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरी वीडियो आप आराम से देखिए। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला। मैंने सारा जितना भी कवर है, या डीपीएसपी हो या फंडामेंटल राइट हो या फंडामेंटल ड्यूटीज हो, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड थी, मैं सारे आर्टिकल्स यहाँ पे उठा के लेके आई हूँ। सो देखते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट है ये हमारा भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि 3 तरह की जो लिस्ट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका प्रोविजन कर रखा है। सबसे पहले आपकी यूनियन लिस्ट, ठीक है, या स्टेट या कंकरेंट। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इस जो एजुकेशन है ये किस लिस्ट का पार्ट है, ये पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, इसको किस अमेंडमेंट के तहत शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था? तो 42 जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसके तहत एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की यहाँ पे बात करेंगे, जो है राइट टू एजुकेशन, जो हर व्यक्ति ने यहाँ पे पढ़ ही रखा होगा, सभी ने एक ना एक बार सुना होगा। तो अगर हम बात करें तो जो राइट टू एजुकेशन की बात की गई है वो बात की गई है आर्टिकल 21 का जो क्लॉज ए है, इसमें ये कहा गया है कि स्टेट का ये ड्यूटी होगा कि जो बच्चे जिनकी एज 6 to 14 इसके बीच में है उनको एजुकेशन उपलब्ध कराएगा। यानी कि हर बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है कि उसको स्टेट के द्वारा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उपलब्ध कराई जाए। लेकिन यहीं पे आपको ध्यान देना है कि ये सिर्फ जो इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो ओनली किसकी बात की गई है? प्राइमरी एजुकेशन की, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे हायर एजुकेशन की कहीं भी बात नहीं की गई है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। एज क्या है? 6 to 14 ईयर्स इन विच द स्टेट विल गेट बेनिफिट्स बाय लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, जैसे आप आगे पढ़ूंगी मैं, कि ये पहले जो ये प्रोविजन था 6 to 14 ईयर्स वाला, ये था आपका आर्टिकल 45 में। ठीक है, लेकिन बाद में कौन सा अमेंडमेंट होता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है कि जो 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसके तहत क्या किया गया कि इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। पहले ये क्या था? तो पहले ये था आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी से तात्पर्य ये हुआ कि जब आर्टिकल 45 में ये बात की गई थी कि स्टेट का ये कर्तव्य हुआ कि वो बच्चों को मतलब एजुकेशन उपलब्ध करवाए, तो उस टाइम पे डीपीएसपी था। डीपीएसपी में बता चुकी हूँ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं वो स्टेट पे मतलब बाध्यकारी नहीं होते हैं। अगर राज्य इस लायक हो जाता है तो वो डीपीएसपी को लागू कर सकता है। लेकिन अगर इसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया जाता है, इट मीन्स अब ये राज्य का कर्तव्य हो गया है कि वो हर बच्चे को जो 6 से 14 साल के हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो अब 21 अमेंडमेंट के तहत किया गया था, ये याद रखने वाली बात है। तो आप याद रखिएगा कि 86 अमेंडमेंट 2002 में इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? फंडामेंटल राइट। और मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आगे हम आर्टिकल 45 की बात करेंगे कि अब इसमें क्या है। पहले तो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए था, अब इसमें मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो आर्टिकल 45 है, अब इसमें ये कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? जिन बच्चों की एज 6 वर्ष से कम है, यानी कि 6 ईयर्स से जिन बच्चों की एज कम है, उनके लिए राज्य ये प्रावधान करेगा कि उनको एजुकेशन मिले। ठीक है, तो आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम। ओके, समझ में आ गया होगा राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन के तहत तो जो आरटीई एक्ट आता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2009 में, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो यही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट है तो उस पर लॉ बनाएगी गवर्नमेंट। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया था? राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 पारित किया गया और उसके तहत ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आप सभी ने पढ़ा होगा। और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसमें यही बताया गया है, देखिए, बालकों के लिए निःशुल्क जो 45 था ना, आर्टिकल 45, तो उसमें पहले ये बात कही गई थी आर्टिकल 45 के तहत कि स्टेट क्या करेगा? 10 वर्ष के अंदर जो बच्चे जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स है उनके लिए काम करेगा।
काम करने से तात्पर्य है कि उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, प्राइमरी एजुकेशन तक पहुंचने का सबका राइट हो, तो उसके लिए प्रोविजन करेगा। इसीलिए क्या हुआ कि इसको फंडामेंटल राइट में डाल देते हैं, 21 का जो क्लॉज ए है, और फिर सरकार इस पे कानून बनाती है जो हम पढ़ते हैं RTE एक्ट, जो 2009 में आता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ओके, तो ये चीजें हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी, यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी, जो भी यहाँ पे लिखा है आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, सेम बात ही कही गई है 2002 में जब अमेंडमेंट किया जाता है, और एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे समझाई गई है, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा का प्रावधान क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात है जो आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 ये जितने भी मतलब आर्टिकल 30 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू सर्टेन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जितने भी माइनॉरिटी के लिए दो तरह की बात यहाँ पे की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। एक तो रिलीजन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो लोग धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं। दूसरा बताया है आपका लिंग्विस्टिक से तात्पर्य भाषा के आधार पर। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक आधार पर बताया है कि दो तरह से अल्पसंख्यक हो सकते हैं, तो उनके लिए भी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 30 के तहत वो अपनी भाषा या अपनी रिलीजन धर्म है, तो उसके आधार पर अगर वो अल्पसंख्यक हैं तो वो क्या कर सकती हैं, अपना मन पसंद, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मान लो कि मैं अल्पसंख्यक श्रेणी में आ रही हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि मैं ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकूं जिससे क्या हो कि जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है वो प्रमोट हो सके, तो मैं उसको स्थापना कर सकती हूँ। तो यही चीज बात की गई आर्टिकल 30 में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम धारा 45 वही बात की गई जो मैंने आगे पढ़ा था, आर्टिकल 45, ये पहले किस में था, DPSP में था, और DPSP में स्टेट बाध्यकारी नहीं होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, DPSP का अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, जबकि फंडामेंटल राइट में अगर उल्लंघन होता है, अगर किसी बच्चे को 6 से 14 वर्ष का है और उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वो सीधा कहाँ पे जा सकता है, तो वो डायरेक्ट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। बट अगर ये DPSP में था तो ये वो नहीं जा सकता था। ठीक है, सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 के तहत निम्नलिखित प्रावधान करता है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए पूरा करने के लिए प्रयास करेगा, जब तक कि वो 14 वर्ष की आयु पूरा नहीं करते। तो ये समझ में आ गया होगा आपको आर्टिकल 45 क्या है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे कि क्या है। आर्टिकल 30 का कुछ लेस डाउन है वो यहाँ पे समझाए गए हैं, तो इनको भी समझ लीजिए कि मैंने बताया आर्टिकल 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसको लेकर है, जितने भी माइनॉरिटी है, ठीक है, उनको लेके उनकी एजुकेशन से संबंधित यहाँ पे प्रोविजन कर रखे हैं। तो यहाँ पे बात ये कही गई है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, मैं बता चुकी हूँ, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, जो ये माइनॉरिटीज वाला वर्ड है इसको हमारे संविधान में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश, मतलब स्थापना कर सकते हैं, एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि चाहे आप अल्पसंख्यक हो, धर्म या भाषा के आधार पर, तो वो अपनी पसंद का कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर देखिए मानो कि गवर्नमेंट अनुदान प्रदान कर रही है, ठीक है, ग्रांट दे रही है, तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ग्रांट देगी तो वो ये चीज नहीं देख सकती है, इस आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है कि आप मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में आते हैं। ठीक है, यानी कि आप अल्पसंख्यक हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ भेदभाव करे स्टेट, तो भेदभाव नहीं करेगी। यही बात की गई आर्टिकल 30 के, जो मैं व्याख्या थी वो मैंने आपको समझा दी है कि राज्य है वो शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रोविजन के अधीन आता है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 29, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ये कहा गया है कि अगर आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो और आप यहाँ के नागरिक हो, और ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 29 है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, ये फॉरेनर को नहीं है। ठीक है, तो नागरिकों के किसी भी हिस्से या वहाँ की किसी भी लैंग्वेज को, और वहाँ की लिपि है आपकी, और संस्कृति कल्चर का कोई भी हिस्सा, उसी के संरक्षण का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा, देखिए क्या होता है, आप समझिए एक बात सिर्फ,
जो आर्टिकल 29 है, ये समझ में आ ही गया होगा कि जो आर्टिकल 29 और 30 है, ये किस वर्ग के लिए, तो ये जो माइनॉरिटी होती हैं उनके लिए है, ठीक है। तो आर्टिकल 29 के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर बहुत ही पिछड़ा है या अल्पसंख्यक घोषित है, तो वो अपने मनपसंद इंस्टीट्यूट बना सकता है, अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, वहाँ की जो बोली है उसको संरक्षित करने का प्रयास कर सकता है, उनके संरक्षण के लिए कार्य कर सकता है, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, कास्ट हो, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ठीक है, तो वो काम कर सकते हैं। तो ये चीज थी, समझ में आ गई होगी आर्टिकल 29। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एजुकेशन की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के लिए भी की गई है जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, यानी कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जो व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ सकता है। तो यही चीज यहाँ पे की गई है जो मैं आपको समझाती हूँ। आर्टिकल क्या है, 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 46। भारतीय समुदाय के ये तीनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है साफ तौर पे कि देखिए अगर वीकर सेक्शन की बात करें तो कौन आता है, एक तो एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया, ठीक है। तो स्टेट क्या करेगा, इन तीनों वर्ग के उत्थान के लिए या इनको एजुकेशन में प्रमोट करने के लिए कार्य करता रहेगा, ठीक है। तो यही बात की गई है कि जो भी एससी एसटी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, तो उनको आगे लाने के लिए आर्टिकल 15 हुआ, आर्टिकल 17 हुआ, 46 हुआ, इसमें स्पेशल रूप से प्रोविजन कर रखा है। तो देखिए आर्टिकल 15 हम पढ़ते हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class, ठीक है, ओबीसी, फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल कास्ट, तो ये शेड्यूल टाइप्स, तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। स्टेट ऐसे लोगों के लिए प्रोविजन करेगा जो कैसे हैं, पिछड़े हुए हैं एजुकेशन के तौर पर। एजुकेशन ये एक ऐसा माध्यम होता है जहां से व्यक्ति अपना जो गरीबी है, गरीबी से अगर जूझ रहा है या किसी भी सिचुएशन में, तो शिक्षा के माध्यम से ही उसको हम आगे ला सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना कि ये किस में आता है, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसलिए हमें ये याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 46 में ये बात कही गई, फेडरल गवर्नमेंट है एक तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक एंड एजुकेशन। अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करो तो इसमें सेंट्रल भी आ जाएगा और स्टेट भी आ जाता है, ठीक है। दोनों के मध्य अगर पावर डिवाइड हो, दैट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट। तो ये फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसमें भी बात की गई है, वही जो मैंने भी समझाया था कि एससी और एसटी के उत्थान के लिए क्या काम होगा, तो इसके लिए काम करेगी आपका स्टेट, ऐसा काम करेगा जो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट हो सके एससी और एसटी का, और वो जो पिछड़े हैं अभी तक तो वो आगे आ सके। यही बात की गई आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, याद रखिएगा ये। The state shall promote with special care and educational and economic interest of the weaker section of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribe। तो यही बात इसमें की गई है, तो आप मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रोविजन आर्टिकल 21 देख लीजिए एक बार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जो 28(1) का ये है, देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ आपके ज्ञान स्थली इंस्टीट्यूट का, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, इसको ये मत समझ लीजिएगा कि हाँ ज्ञान स्थली चैनल को पूरा सरकारी फंड कर रही है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि आर्टिकल 21 का 28 का क्लॉज 1 है, उसमें ये कहा गया है कि यदि राज्य निधि से पूर्णतः बनाए रखा जाए तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, देखिए एक समझिए, अगर ज्ञान स्थली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको गवर्नमेंट पूरी तरीके से फंडिंग कर रही है, ठीक है, फंडिंग से तात्पर्य ये होता है कि ग्रांट दे रही है, फंडिंग से आप गलत मतलब मत ले जाइएगा, अनुदान दे रही है ज्ञान स्थली क्लासेस को, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि अनुदान कौन दे रहा है, ज्ञान स्थली को गवर्नमेंट दे रही है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की ग्रांट पे चल रहा हो या सरकार के अनुदान पे चल रहा हो, वहां पे कोई भी रिलीजन बेसिस एजुकेशन नहीं दी जा सकती है, यानी कि धार्मिक शिक्षा ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं दी जा सकती है जो जहाँ पे जो पूरा गवर्नमेंट द्वारा वित्त पोषित हो या जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट कर रही हो, जिसको ग्रांट पूरी तरीके से गवर्नमेंट दे रही हो, यानी कि 100% जहाँ पे शेयर्स किसके लगे हो, तो भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट के लगे हो। तो यही आर्टिकल 28 के क्लॉज 1 में कहा गया है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉरी। तो नेक्स्ट वन देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स, यही बात की गई है। देखिए क्या होता है, फंडामेंटल राइट अभी तक हमने पढ़ ली है कि स्टेट का होगा कर्तव्य कि वो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन उपलब्ध कराएगा।
लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, देखिए आपके अगर कुछ राइट्स हैं तो आपको कुछ ड्यूटीज भी होंगी, तो उसी तरह से हर भारत के हर पेरेंट्स या हर जो अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है उनको क्या करेंगे, शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रयास करेंगे। यानी कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे जो प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट वो तो बच्चों को दी जा सके। तो इसी के लिए क्या हुआ था, याद रखिएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, और इसी के लिए आर्टिकल 51 में एक क्लॉज ए जोड़ा गया था, सब क्लॉज के है, उसी में कहा गया है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने का हर पेरेंट्स का ये क्या होगी, ड्यूटी होगी। एज क्या है, 6 and 14 ईयर्स, तो याद रखिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वन देखते हैं, सेकुलर एजुकेशन, तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बारे में बात की गई है। तो संविधान का अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 है, ये जिम्मेदार है यहाँ के लिए, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको अच्छे से डिस्कस करूंगी। ये वही रिपीटेशन हुआ है। देखिए अब आर्टिकल 28 का क्लॉज 2 एक बार समझ लीजिए, जो मैंने समझाया ज्ञानस्थली का एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ज्ञानस्थली का अगर हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ज्ञानस्थली जिसको अगर सरकार फंड कर रही है, 100% यहाँ पे शेयर किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं, नहीं बस समझ लीजिए, समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो एक तो इसमें ये हो गया कि अगर सरकार फंड कर रही है तो खंड 1 में कुछ भी एक शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या होगा, अगर सरकार फंड कर रही है 100%, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी माइनॉरिटी या कोई भी ऐसे मतलब हो उसमें आप क्या नहीं दे सकते, रिलीजन आधारित लैंग्वेज नहीं दे सकते, ये मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता है, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया कि पूरा जो फंड है वो कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन एक और तरीका है वहां, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन, तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके तहत का हो रहा है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है ज्ञानस्थली का। लेकिन अगर एक और पॉइंट है जो आप देखिएगा कि इसकी जो स्थापना है, ठीक है, स्थापना या वो किसके द्वारा की गई है, वो किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई है। ट्रस्ट आप समझ ही गए होंगे, जो जितने भी ट्रस्ट होते हैं विन्यास होते हैं, उसके द्वारा किसी ट्रस्ट ने ज्ञानस्थली को बनाया है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है। तो लेकिन फंड तो मतलब पैसा तो नहीं दे रही है सरकार, क्योंकि स्थापना तो ट्रस्ट ने की है। तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप धार्मिक निर्देश दे सकते हो, लेकिन अगर फंड पूरा सरकार कर रही होती 100%, तो आप एजुकेशन मतलब रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन नहीं दे सकते थे, मैं यही बताना चाहती थी। तो शायद आपको मैंने कहा ज्ञानस्थली का एग्जाम्पल ये तो समझ में आ गया होगा। दो तरीके हैं, एक तो सरकार फंड कर रही हो पूरा, और दूसरा होता है कि एक तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन वहां का प्रशासन संभाले, लेकिन स्थापना किसी ट्रस्ट ने की हो, तो ऐसी सिचुएशन में रिलीजन से रिलेटेड निर्देश दिए जा सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल 29 का यही है। आर्टिकल 29 वही माइनॉरिटी से रिलेटेड है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, फिर हम ज्ञानस्थली का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम ज्ञानस्थली में पढ़ रहे हैं, या मतलब हम चाहते हैं, मैं मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मेरी कास्ट है कि मैं आ रही हूँ शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में, और मैं एडमिशन लेना चाह रही हूँ ज्ञानस्थली क्लासेस में कि मुझे पढ़ना है और JRF क्वालिफाई करना है। लेकिन क्या होता है कि मेरे साथ यहाँ पे भेदभाव होता है, ठीक है, कि नहीं आप शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक तो माइनॉरिटी सेक्शन में आ रही हूँ, दूसरा किसी के साथ भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में जहाँ पे ये 100% कौन फंड कर रहा है, गवर्नमेंट फंड कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट इसको चला रही है, इसको फंड कर रही है ज्ञानस्थली क्लासेस को। तो मेरे साथ यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है, चाहे मेरी लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे मेरी कास्ट कोई भी हो, या मेरा रिलीजन कोई भी हो। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में ये है। नेक्स्ट वन देखते हैं। वही यहाँ पे है कि धर्म या जाति के आधार पर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मतलब वो नहीं होगा। अब आर्टिकल 30 भी यही है जो समझाया था मैंने आपको, इसमें कुछ नहीं है, मैं एक बार आपको ये उपलब्ध करा दूंगी तो पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आर्टिकल 350 का जो क्लॉज ए है, ये निर्देश देता है कि यह हर राज्य और हर स्थानीय प्राधिकारी का समर्थन करेगा कि वे भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। देखिए आर्टिकल 350 का जो क्लॉज है, इसको याद रखिए, जो मदर टंग होती है हमारी, जैसे कि अभी मैं हूँ तो मेरी मदर टंग तो हिंदी ही है, ठीक है, तो मैं अगर मतलब एजुकेशन चाहती हूँ, ठीक है,
तो मैं क्या करूंगी, मुझे मदर टंग में ही जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि जो मेरा 6 to 14 ईयर्स वाला पीरियड है, तो वो किस लैंग्वेज में हो, मदर टंग में हो। तो ये किस आर्टिकल में बात की गई है, तो ये आर्टिकल 350 के क्लॉज ए में बात की गई कि स्टेट का और हर स्थानीय अधिकारी है उसका ही समर्थन करेगा। ठीक है, भाषाई जो अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चे हैं, वो भी कैसे बच्चे होने चाहिए, जो मतलब माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, भाषा के आधार पर। तो उनको यही बात की जाएगी, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा, कैसे होने चाहिए, भाषा के आधार पर माइनॉरिटी ग्रुप्स हों। ठीक है, तो उनको यही कहा जाएगा कि उनकी मदर टंग है उसी में उनको एजुकेशन दी जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वन की प्रमोशन ऑफ हिंदी। तो हिंदी के लिए भैया ध्यान रखिएगा कि क्या है, हिंदी के प्रमोशन से संबंधित क्या प्रोविजन कर रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी। ठीक है, हिंदी का प्रमोशन कर सकते हो क्योंकि जो हिंदी है वो हमारी कैसी है, नेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, आर्टिकल 351 इससे संबंधित है, याद रखिएगा। और ये सरकार का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी कि प्रमोट करे, ठीक है, ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो आर्टिकल 351 इससे ही संबंधित है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। ये था कुछ प्रमोशन ऑफ हिंदी। नेक्स्ट वन देखते हैं 371 का ई। देखो इसमें क्या हुआ है कि कोई भी यूनिवर्सिटी की अगर स्थापना होती है तो उसका प्रोविजन है वो 371 के क्लॉज ई में कर रखा है, तो ये कोई खास नहीं है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। संघ सूची की प्रविष्टि 66, ये एंट्री 66 यूनियन लिस्ट का जो 66 है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे क्या है, आपको याद रखना है कि जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं तो उनके वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थान में मानकों का समन्वय और निर्धारण होगा। तो जो हायर एजुकेशन से संबंधित है ये। अब ये देख लीजिएगा, लास्ट वन है कि एजुकेशन इन द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो क्या आर्टिकल 239 है वो उससे संबंधित है कि जो यूटी है, जो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें एजुकेशन की बात की गई है। तो सेव एज अदरवाइज कोई भी, क्योंकि यूटी में डायरेक्ट तो गवर्नमेंट नहीं होती है ना, दो ही जगह, एक तो दिल्ली में, एक पांडुचेरी में जहाँ पे सीएम है। बाकी जगह तो जो राष्ट्रपति होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो नियुक्त करते हैं, वो शासन चलाते हैं। तो उनका ये कर्तव्य होगा कि वो यूटी वाले क्षेत्रों में एजुकेशन का प्रोविजन करें, एजुकेशन उपलब्ध कराएं। तो यही आर्टिकल 239 इससे रिलेटेड है, यही चीज इसमें समझाई गई है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें कवर करा है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।